अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम मैम। सलाम मैम। बेटा कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह आप मैम, कैसी आप हैं? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसे गुजरी आप लोगों की ईद? मैम मैम अच्छी अच्छी गुजरी। गुजर रही है, आपकी कैसी बहुत गुजरी है? बोरिंग गुजरी। बहुत बोरिंग गुजरी। जिन लोगों के घर में गुजरी उनकी बोरिंग गुजरी। यस मैम। जिन्होंने कहीं जाना था उनके लिए अच्छी थी। मैम यस कहीं यही मैम। जा मैम। ही नहीं सके। कहीं नहीं जा सके, लेकिन जैसे अपने वहाँ चले गए, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ चले गए या कहीं चले गए। मैम जिनके ग्रैंड पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी रहते हैं वो क्या करें? तो आउट ऑफ सिटी नहीं गए हमने। मैंने तो आउट ऑफ सिटी अपने ससुराल में जाके की है ईद। नहीं मैम, हम नहीं जा सके। सही। हाँ, जो लोग घर में आम रूटीन में भी रहते हैं तो उन्हें यही था कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इतनी छुट्टियों का, क्योंकि घर में ही रहना है। हम लोग तो मूव कर गए थे फ्राइडेज को। मैम वैसे भी हम कहीं बाहर तो जा नहीं सकते घूमने फिरने, तो बस घर में ही रहना था, फिर उस वजह से भी नहीं भी गए। नहीं, खैर यस कोविड की वजह मैम। से कहीं बाहर तो घूमने फिरने नहीं जाना था, लेकिन बस यही था कि चलो फैमिलीज आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर लें, फैमिलीज में चले जाएं सारे। लेकिन वो भी मेरा मैम ख्याल है हमारे शायद तो मना था। वो भी नहीं आए। चलें, कोई बात नहीं। अगली बकरा ईद तक इंशाल्लाह, अल्लाह करे कोविड ख़त्म हो जाए तो फिर आमीन मैम आमीन मैम। खत्म तो नहीं आमीन। होगा वैसे, लेकिन हो सकता ख़त्म है तो नहीं, लेकिन सिचुएशन जैसे बेटर अब, हो जाए। हाँ जैसे अब पीक बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, तो इट्स बेटर कि थोड़ा कम हो जाए अब, क्योंकि इंडिया में और बाकी जगह पे जो हालात हैं, तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो हालात ना ही हों। मैम यस कोई मैम। एसओपीज को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है हमारी पब्लिक जनरली, तो इस वजह से भी हमारी सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की है, वरना इतनी पीक जाती ही ना। हाँ वो तो है। ईद ईद पे भी लोग बाहर निकले हुए थे और पिक्चर्स और ये बाकी सारी चीज़ें। खैर हम लोग बाहर तो कहीं नहीं गए, लेकिन ये था कि आउट ऑफ स्टेशन तो गए थे। मैम लॉकडाउन की वजह से फिर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ा है। फ़र्क पड़ गया है, वरना लास्ट टाइम यस चांद मैम। रात पे भी बाज़ारों में इतना रश था। इस दफ़ा लोगों को पता था बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई हैं चीज़ें। यस मैम। लेकिन ये है कि जहालत बहुत है पाकिस्तान में। ये तो है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जैसे हम खुद भी मार्केट जाएं तो हम ये कहते हैं यार दुनिया को और कोई काम ही नहीं है, कोविड है इतना, फिर भी बाहर निकली हुई है। हालांकि हम भी तो उन्हीं में से होते हैं, वो हमारे बारे में कहते होंगे। यस मैम, ऐसे ही यस होता है। मैम। लेकिन मैम कुछ लेकिन लोग मैम होते हैं वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए ना। बहुत सा- जरूरत के लिए एसओपीज को फॉलो करते हुए अगर आप हाँ, जाएं तो इतना एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं एटलीस्ट है। तो बट फॉलो कुछ लोग करना तो चाहिए। शौकिया निकले हुए होते हैं, ईद की शॉपिंग जैसे पहले नॉर्मली करते थे कि एक दिन कोई चीज ले ली, दूसरी चीज लेने दूसरे दिन जा रहे हैं। इस तरह तो नहीं ना करना चाहिए, एक दफा आप जल्दी जल्दी खत्म करो और आ जाओ। हाँ ये तो है। खैर हुकूमत ने अच्छा किया कि बाकी जगह बंद कर दी, वरना वाकई इतनी छुट्टियां थी, सबने सैर सपाटे पे निकल जाना था। यस तो मैम। ये भी अच्छा काफी इस था दफा कि सब कुछ बंद था। कवर हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अब ईद तो गुजार ली है, अब हम स्टडीज़ की तरफ आएंगे। तो अब आप लोगों का क्विज और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट होने लगी हैं, तो अपने यस आप मैम। को उसके कोई लिए प्रिपेयर करें। कोई डेट वगैरह आपने मैम क्विजेस वगैरह जी कोई की? मैं यही कोई इसकी? बता रही हूँ कि इस सैटरडे को आपका क्विज होगा, ये जो कमिंग सैटरडे है। ओके मैम। और ओके मैम, कितने लेक्चर्स का? जो हमने ईद से पहले पढ़ा है, ठीक है, आपने के जो ईद ओके से मैम। पहले लेक्चर्स हैं। ओके और ओके मैम। वेटेज वेटेज सिर्फ 5% है। एमसीक्यू बेस्ड है, ओके सिनेरियो मैम। बेस्ड नहीं है। ओके सिनेरियोज नहीं मैम। है, एमसीक्यू बेस्ड है। एलएमएस पे होगा 10 to 15 एमसीक्यूज होंगे। वो मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी थर्सडे तक ज़रा ब्रीफली बता दूंगी कि 10 है या 15 है, लेकिन पैटर्न ओके बता मैम। देती हूँ। लेक्चर्स फर्स्ट 5 हैं आपके, जो हमने ईद से पहले पहले पढ़े थे आपके। एमसीक्यू बेस्ड है, 5% है उसकी। एलएमएस बेस्ड है, सैटरडे को नाइट में होगा 7 बजे। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, 7 मैम से टाइम 7 to का? 15, 15 मिनट का। हाँ ओके 15 मिनट मैम। का है, सैटरडे को होगा। ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम। जी मैम जी वो बेटा। एक सेकेंड मैं आपसे पूछती तो
होपफुली इसमें कोई मसला नहीं है। LMS आप लोग पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, आप लोगों को पता है LMS पे कैसे अटैम्प्ट होता है, और उसी वक्त आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे कि सही है या गलत है, और जो मैम भी बेस्ट इस ऑप्शन है बार आपने न्यू चूज करना एलएमएस है। मैम इस बार न्यू सेम एलएमएस है तो उसका पैटर्न वगैरह बता दीजिएगा। सेम है बेटा, जैसे आप पुराने LMS पे अटैम्प्ट करते थे वैसे ही सेम आपने इस पे अटैम्प्ट करना है। जहाँ तक न्यू LMS पे ये वाली बातें हैं कि चीज़ें कहाँ पे हैं, तो आप लोगों का जो हर सेक्शन है उसके नीचे आप लोगों ने देखा है कि असेसमेंट्स और असाइनमेंट का ऑप्शन है। तो उसी के यस मैम। अंदर जो हमारा हाँ सेशन 4 होगा ना, अब इस दफ़ा सेशन 4 होगा वो। ओके मैम जी। तो सेशन 4 में इस वीक वाले जो है वो आपके लेक्चर्स और PPTs और जो रिकॉर्डिंग्स है वो होंगे, और उसके नीचे जो रिकमेंडेड रिसोर्सेज से ऊपर है असाइनमेंट और असेसमेंट सेशन 4 के अंदर। तो उसी के अंदर आपका क्विज होगा, आपने उसको खोलना है, क्विज को अटेम्प्ट करना है, वहीं पे सबमिट कराना है और बस। ओके मैम यस ज्यादा मैम, इसका पहले कॉन्सेप्चुअल तो LMS नहीं में था। होगा? 2-3 लोगों ने इकट्ठे क्वेश्चन पूछा, 1 बाय 1 पूछेंगे तो समझ आएगी। मैम कॉन्सेप्चुअल तो नहीं होगा ज्यादा? बेटा MCQs होंगे, और ऑब्वियसली मैंने लाइनें तो नहीं उठा उठा के दे देनी कि ये है तो आगे बताएं, तो कोशिश नहीं तो मैम, करूंगी वो कि थोड़ा अच्छा ही थेरा हो। थेरा 1 का आपने जो क्विज लिया था वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था ना, इसलिए पूछ रहे हैं ताकि बुक पढ़ लें फिर। बेटा बुक से तो पढ़ना ही है, बुक से तो पढ़ना ही है। सेकेंडली ये खैर आपकी स्लाइड में हर वो चीज़ है जो बुक में है। थेरा में तो मैंने यस। आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने सिर्फ बुलेट्स बनाए थे ना, कि आप लोगों का मैं सारा उसी में से पढ़ाती थी ताकि आपको बुक की आदत हो। जी जी। बायोमैकेनिक्स की स्लाइड्स ही सेल्फ इतनी एक्सटेंसिव हैं लेकिन कि मैम उसमें हमने सारा बुक कुछ पढ़ी है। थी फिर भी हमसे MCQ नहीं थे हो रहे। बेटा थेरा तो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, थेरा एक्सटेंसिव है, थेरा इंपॉर्टेंट भी है, थेरा में सब कुछ है फिजिकल थेरेपी का। जिसको थेरा नहीं आती उसको कुछ नहीं आता। वो यस सब्जेक्ट यस मैम, डिफरेंट थोड़ा है, आइडिया हो जाएगा दोनों ना, सब्जेक्ट। आइडिया हो जाएगा क्या आप कैसा मतलब असेसमेंट्स लेती हैं। इसलिए सिर्फ 5 वेटेज रखी है उसकी, ठीक है, यस इसलिए मैम। सिर्फ 5 वेटेज है उसकी। ओके और मैम। सिनेरियोज भी होंगे, आप कर लेंगे इंशाल्लाह उसको। मैम मैंने आपसे बात करनी थी मैम, मैं LMS पे इनरोल नहीं हूँ ना, मैं खुद अपने आप आप को LMS पे एनरोल नहीं हो? और ना ही टीचर्स वगैरह शायद उन्होंने मुझे इनरोल किया हुआ है, हालांकि मेरी ड्यूज वगैरह या कोई भी इस तरह का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं LMS पे इनरोल नहीं हूँ। बेटा इसमें ड्यूज का और बाकी चीज़ों का इशू नहीं है, ये असल में इस दफ़ा ना ERP वालों ने खुद ही सारे बच्चों को इनरोल किया था जब एयर ड्रॉप चल रहा था। हो सकता है आपने एयर ड्रॉप बाद में किया हो या कुछ इस तरह से, तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स, मेजोरिटी तो नहीं खैर बहुत कम स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो इनरोल नहीं है, तो उनकी रिसोर्स पर्सन ने खुद ही मैनुअली उनको इनरोल करना है। तो अगर आप नहीं हो, मुझे मैं आपका नाम लिख लेती हूँ यहाँ पे, इकरा इरफान, तो यस आपको मैम। जो है ना वो मैं मैनुअली खुद ही इनरोल कर दूंगी, ठीक है। मैम थैंक आप भी हम लोगों की लिस्ट LMS से लेती हैं ना नेम्स की, जब आप हमें ईमेल करती हैं लेक्चर लिंक? पहले लेती थी LMS से, अब मैं LMS से नहीं लेती। वो हमने शुरू शुरू में सिर्फ LMS से कुछ दिन के लिए लिया था जब आप लोगों का एड ड्रॉप चल रहा था, क्योंकि ए पोर्टल पे रेपिटेटिवली बच्चे ऐड हो रहे थे तो वो चेंज होते जा रहे थे। अब तो एड ड्रॉप खत्म हो गया, तो मैंने आप लोगों के आज ही न्यू लेबल्स बनाए हैं। तो मेरे पास ए पोर्टल में जिन बच्चों के नेम हैं, क्योंकि LMS तो वो नहीं है रिलायबल, क्योंकि कुछ बच्चों के सेक्शन चेंज थे LMS पे, कुछ था क्योंकि ERP की तरफ से सेल्फ इनरोल हुए थे। लास्ट टाइम फैकल्टी मेंबर्स ने, रिसोर्स पर्सन ने खुद ही इनरोल किया था बच्चों को। इस दफ़ा यस हमें मैम। इनरोल्ड मिले हैं आप लोग, ठीक है। तो कुछ लोगों के सेक्शन का मसला था कि कुछ सेक्शन कोई और है लेकिन है वो किसी और LMS में, या कुछ इस तरह वाले इश्यूज। तो फिर अब मैनुअली जिनको एक एक दो दो को मसला है तो वो अपने रिसोर्स पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हैं और वही उनको मैनुअली इनरोल कर रहे हैं। तो मुझे अभी तक तीनों सेक्शन में सिर्फ पहला इकरा नहीं कहा है कि वो इनरोल नहीं है, तो उनको मैं ऐड कर दूंगी। ये जो मैंने न्यू लेबल बनाया है आज आप लोगों के, मैंने सेक्शंस के अकॉर्डिंगली जो है वो लेबल्स बना लिए हैं, तो ये मैंने आज ए पोर्टल से लिया है, क्योंकि अब एड ड्रॉप खत्म हो गया तो अब फर्दर तो कोई ऐड नहीं होगा, मैम ठीक असल है। में मुझे ये पूछना था कि अगर इकरा को आपकी क्लास का लिंक अभी आया है ना, तो अगर आपने हो सकता है कि वो LMS पे इनरोल्ड हों और उनको सर्च करना पड़े आपका सेक्शन, क्योंकि मुझे भी ये इशू आ रहा था कि मुझे भी कोई सेक्शन शो नहीं हो रहा था अपना, तो मुझे सर्च बार में अपने कोर्सेज सर्च करने पड़े थे। जब मैंने सर्च करके उस पर क्लिक किया अपने सेक्शन पे, तो मैं उसके अंदर इनरोल थी, मुझे कोर्स कंटेंट शो हो रहा था, तो फिर वो खुद ही आपके डैशबोर्ड पे अच्छा आ जाते हैं। ठीक है इकरा, आप एक दफ़ा चेक कर लेना बेटा कि अगर आपके कोर्सेज में आ रहा हो वो, अदरवाइज फिर सेक्शन C में आपको इनरोल करना है तो मैं इनरोल कर दूंगी, ठीक है। मैम आप इनको कि आप प्लीज ही मुझसे कांटेक्ट कर लें, बिकॉज मैंने काफ़ी खुद करने की कोशिश की थी, मुझसे नहीं हुआ था,
और मैं किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हूँ, ये नहीं कि सिर्फ आपका सब्जेक्ट, मैं किसी भी सब्जेक्ट में इनरोल नहीं हूँ। ठीक है मोस्ट इकरा, मैं प्रोबेबली चेक कर इनका लूंगी। वही इशू लग रहा है मुझे मैम, जो मेरा इशू था, तो मैं इनको कांटेक्ट कर लूंगी थ्रू ईमेल। ठीक है, थैंक यू। वरना मैंने साथ में वैसे खोल लिया हुआ है अपना ये एलएमएस, मैं देख लेती हूँ इस पे, लेकिन एक मिनट रुको। सेक्शन सी, इकरा इरफान, इरफान रबानी, यही नाम है आपका? यस मैम। बेटा आप इनरोल हो मेरे पास तो, ठीक है, आपको मैंने चेक किया, आप मेरे पास इनरोल हो मेरे एलएमएस के पार्टिसिपेंट्स के अंदर। आप अब आपने अपनी तरफ से करना है इसको, जो भी करना है, ठीक है, वो आप इनसे पूछ लीजिएगा इसको कैसे करना है। क्लियर हो गया इकरा? यस मैम। ठीक है, क्योंकि मैंने देख लिया आप मेरे पास हो। चलें, खैर हम लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। आप में से किसी ने लास्ट लेक्चर में से कुछ पूछना है? किसी को याद है हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? एनीवन? याद है किसी को लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? ईद थी, छुट्टियां थी, भूल गए सारा कुछ। एक हफ्ता हाथ ही नहीं एल्बो का लगाया मैम। स्ट्रक्चर, एल्बो का माइंड क्या होता है, और वो वल्गस वायरस वगैरह, और मैं लास्ट लेक्चर में हमें डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एल्बो जॉइंट, कि बेसिकली एल्बो जॉइंट कंपाउंड जॉइंट है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे क्या क्या मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। फिर हमने बात की थी कैरिंग एंगल क्या होता है, फिर हमने बात की थी कि लोड्स कौन कौन से हैं जो एल्बो जॉइंट के ऊपर आते हैं, और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर कितनी फोर्सेस लगती हैं, और ट्राइसेप और बाइसेप के जो मोमेंट आर्म है उनमें क्या डिफरेंस है, और बाइसेप कब ज़्यादा अफेक्टिव होता है, ब्रेकोरेडियालिस कब अफेक्टिव होता है, ब्रेकियालिस कब होता है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा लास्ट लेक्चर थ्रू पीपीटीज एंड रिकॉर्डिंग्स। मैंने रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दी है, मैं भूल गई थी तब, तो आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। इन केस अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आती या कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मेरे काउंसलिंग आवर्स एलएमएस के ऊपर मेंशन्ड हैं। आप काउंसलिंग आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम प्रॉपर जूम मीटिंग रख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से वो समझा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। किसी भी तरह का आपको इशू आता है पिछले सारे लेक्चर्स में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग आवर्स, मेरी ईमेल आईडी, सारा कुछ आप लोगों के पास है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कॉमन जो हमारा स्ट्रक्चर है एल्बो का। आज जो बेसिक टॉपिक है दैट इज कॉमन इंजरीज ऑफ द एल्बो जॉइंट, कि एल्बो जॉइंट पे कौन कौन सी कॉमन इंजरीज होती हैं। जैसे हमने शोल्डर में बात की थी कि जो कॉमन हमारा शोल्डर जॉइंट है उसमें हमारी रोटेशनल इंजरीज थी, डिसलोकेशन थी, सबलक्सेशंस थी, हमारे इम्पिंजमेंट सिंड्रोम थे, फिर सब स्कैपुलर न्यूरोपैथी थी। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो बात की थी। आज जो बेसिकली है वो डिसलोकेशन है, ठीक है, कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है दैट कैन डिसलोकेट। इसके अलावा फ्रैक्चर है, और साथ में हमारी जो ओवर यूज इंजरीज हैं ये हमारी एल्बो जो है उसके केस में आती हैं। अब डिसलोकेशन क्या है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, कि अगर कोई जॉइंट अपनी जगह से हिल जाए, कि जो उसकी लोकेशन है वो वहाँ पे नहीं है, उससे अलग जगह पे है, ठीक है, या फिर हम ये कह देते हैं कि हमारे जो जॉइंट के स्ट्रक्चर्स हैं वो अपार्ट हो गए हैं एक दूसरे से, और उनके जो सराउंडिंग में लिगामेंट्स अटैच थे, टेंडन्स अटैच थे, उनके ऊपर जो है वो स्ट्रेच आ गया। फ्रैक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बोन की कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डिसलोकेशन जॉइंट्स के दरमियान में होती है। फ्रैक्चर क्या है, वो बोन का फ्रैक्चर होता है, कि एक बोन एक कॉन्टिन्यूटी में है, बीच में से उसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई है, कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, या अक्सर हम कहते हैं कि सिर्फ हेयर लाइन आया है एक, या अक्सर हम कहते हैं कि सिर्फ कुछ पार्ट उसका टूट गया है। तो फ्रैक्चर बेसिकली हमारी जो बोन की कॉन्टिन्यूटी की डिसरप्शन है उसको हम कहते हैं दैट इज फ्रैक्चर। ओवर यूज इंजरीज क्या है, कि आप एक ही काम बार बार करते हैं, ठीक है, बार बार करने की वजह से
जैसे पहले छोटा सा ट्रॉमा था, माइक्रो ट्रॉमा हुआ, फिर वो एड अप होता रहा और वो क्रॉनिक बन गया। तो ओवर यूज इंजरीज बेसिकली क्रॉनिक होती हैं, वो एक्यूट नहीं होती। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बायोमैकेनिक्स 1 में पढ़ा होगा, 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक्यूट स्ट्रेस एंड द क्रॉनिक स्ट्रेस। तो जो एक्यूट स्ट्रेस होता है वो एक ही फोर्स होती है जो इतनी सफिशिएंट होती है कि वो इंजरी को कॉज कर दे। क्रॉनिक वो होता है जो स्मॉलर इंक्रीमेंट्स में ऐड ऑन होता रहता है, और जब वो ऐड ऑन हो जाता है तो वो एंड में क्रॉनिक बन जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में कि एक जगह पे स्ट्रेस पड़ता रहा और फिर वो बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई। ठीक है, जैसे मार्च फ्रैक्चर के वो जो आर्मी वाले होते हैं वो जब मार्च करते हैं बहुत ज़्यादा तो उनकी जो मेटाटार्सल है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मार्च फ्रैक्चर है। तो बेसिकली जो हमारी ओवर यूज इंजरीज हैं वो क्रॉनिक नेचर की होती हैं कि बार बार ओवर यूज की वजह से वो जो एक स्पेसिफिक मसल है या टेंडन है जिसकी माइक्रो टेयरिंग हो रही है, जिसका रप्चर हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी ओवर यूज इंजरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्लोकेशन की। हमने शोल्डर की डिस्लोकेशन में बात की थी कि जब आप हाइपर एक्सटेंडेड आर्म के ऊपर गिरते हैं तो हमारा जो शोल्डर है वो डिस्लोकेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने उसमें ये बात की थी कि उसमें हमने एल्बो रिस्ट के ऊपर फोकस नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे हम स्पेसिफिकली सिर्फ शोल्डर के बारे में पढ़ रहे थे। अब वही मैकेनिज्म है कि जब आप आउटस्ट्रेच हैंड पे या हाइपर एक्सटेंडेड आर्म के ऊपर जब आप गिरते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो एल्बो जॉइंट है वो डिस्लोकेट हो सकती है कि एल्बो का ये जो अल्ना है, अल्ना का जो कोरोनाइड प्रोसेस है ये पीछे की तरफ जा सकता है। ठीक है, जब आपकी हाइपर एक्सटेंशन हुई है और फोर्स लगी है तो ये जो अल्ना का कोरोनाइड प्रोसेस है ये पीछे की तरफ मूव करेगा, पोस्टीरियरली चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से उसने जो लोकेशन है उसको चेंज कर लिया। द फोर्स्ड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो with posterior displacement of the coronide process of ulna with respect to trochlea of the humerus। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया है वो आर्टिकुलेट करता है अल्ना के कोरोनाइड प्रोसेस के साथ। अब यहाँ पे जब ये चीज बाहर पीछे की तरफ निकलेगी कोरोनाइड प्रोसेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसकी। ठीक है, अब पोस्टीरियरली जब हमारा अल्ना जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंपल सी बात है, हाइपर एक्सटेंशन है। हाइपर एक्सटेंशन में ऑलरेडी जो एंटीरियर स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, वही बात कि स्ट्रेचिंग हमेशा ऑपोजिट टू मसल एक्शन होती है। तो अब जब आप हाइपर एक्सटेंशन में हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं ऑब्वियसली वो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो जब ये पीछे की तरफ जाता है तो ये जो मीडियल साइड पे हमारा अल्नर कोलैटरल लिगामेंट लगा हुआ है वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, जब वो स्ट्रेच होगा उसकी ओवर स्ट्रेचिंग होगी, वो रप्चर हो जाएगा, वो टेयर हो जाएगा। तो डिस्लोकेशन में आप लोगों ने पीछे भी जैसे हमने ये बात की थी कि हमारे जो लिगामेंट्स हैं बेसिकली वो स्टेबलाइजिंग चीज़ होते हैं, वो स्टेबलाइजिंग एजेंट हैं या वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब लिगामेंट्स नहीं होते, जब लिगामेंट्स रप्चर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, तो अब क्या है, जब ये हाइपर एक्सटेंडेड आर्म की वजह से अल्ना पीछे की तरफ निकल गई है तो अल्ना के साथ में जो यहाँ पे अल्नर कोलैटरल लिगामेंट लगा था उस पर स्ट्रेच आया, उस पर स्ट्रेच आया है। जब उसकी ओवर स्ट्रेचिंग हुई है तो लिगामेंट्स के फाइबर सारे रप्चर हो गए। जब लिगामेंट्स के फाइबर और रप्चर हो गए हैं और चूंकि हमारे जो लिगामेंट्स हैं वही कंट्रोल करते हैं हमारी मूवमेंट्स को, वो काउंटर चेक करते हैं कि मूवमेंट ज़्यादा ना हो जाए। अब जब लिगामेंट ही रप्चर हो गया है तो ये और पीछे चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये डिसलोकेशन हो गई है। समझ आ रही है बात, ये एक विशियस सर्कल है कि जब एल्बो पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट में जाएगी तो कोलैटरल लिगामेंट का रप्चर हो जाएगा। कोलैटरल लिगामेंट का जब रप्चर होगा तो वो और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे मूवमेंट के, जिसकी वजह से डिसलोकेशन और ज़्यादा हो जाएगी। जब डिसलोकेशन और ज्यादा होगी तो और ज्यादा स्ट्रेच आएगा कोलैटरल लिगामेंट के ऊपर और वो और ज्यादा रप्चर हो जाएंगे। तो हाइपर एक्सटेंशन जो है एल्बो की उसकी वजह से पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है अल्ना की। अल्ना की जब पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होगी तो अल्ना के ऊपर जो लिगामेंट्स लगे हैं वो ओवर स्ट्रेच होंगे, जब वो ओवर स्ट्रेच होंगे तो वो रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कॉमन होता है किन लोगों में, जो अंडर एज 30 हैं। अंडर एज 30 क्यों है, क्योंकि ये लोग मोस्टली एथलीट्स होते हैं, ये लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में एकदम से कोई फोर्स आके लगी है या नीचे गिर गए हैं तो उस केस में हमारी जो डिसलोकेशन है शोल्डर की वो हो सकती है। ये जो है ये कोरोनाइड प्रोसेस है अल्ना का, ठीक है, और ऊपर से जो है ये
ट्रोक्लिया है ह्यूमरस की, जो इसके साथ मिलकर जॉइंट बना रही है। ये जो कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना है, ये हाइपर एक्सटेंशन में बैकवर्ड मूव कर जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हो गई है, अपनी जगह से हिल गई है। Elbow can dislocate posteriorly, elbow can dislocate anteriorly। अगर ये जो हमारी अल्ना और रेडियस है ये अगर लैटरल साइड पे मूव कर जाए तो हम कहते हैं लैटरल डिसलोकेशन हो गई है। यही चीज अगर मीडियल साइड पे मूव कर जाए तो हम कहते हैं मीडियल हो गई है। अगर अल्ना मीडियली और रेडियस लैटरल साइड पे मूव कर जाए तो हम कहते हैं ये डाइवर्जेंट है, दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो गए हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए हैं। तो इन सारी तरह से हमारी जो बोन है, ठीक है, दैट कैन डिसलोकेट। नेक्स्ट वन है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन जैसे अभी हमने तो बात की है कि एल्बो की, स्पेसिफिकली अगर रेडियल हेड सबलेक्सेट हो जाए, ठीक है, रेडियल हेड अपनी जगह से निकल जाए तो उसको हम कहते हैं पुल्ड एल्बो है या वो नर्स मेड एल्बो है। पुल्ड एल्बो का क्या मतलब है? नॉर्मली आप देखते होंगे हमारे जो छोटे बच्चे हैं घर में, जैसे 1 to 3 या ज़्यादातर तो इन लोगों में कॉमन है क्योंकि अभी बोन ग्रोथ हो रही होती है और अभी उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं होती जॉइंट्स की, तो हम अपने बच्चों को अक्सर जो है वो हाथ से पकड़ के उठा रहे होते हैं, ठीक है, कि हम अपने फिंगर्स के अंदर जो है वो बच्चे हम फिंगर जैसे करते हैं, बच्चों ने यहाँ से पकड़ते हैं और हम उनको इस तरह से जो है वो लिफ्ट कर रहे होते हैं। या अक्सर आप देखेंगे घर में ट्रेंड में कि हम बच्चों को ना हाथों से पकड़ के ना गोल गोल घुमाते हैं झूला देने के लिए कि आओ मैं झूला दूं, तो हम उनको पकड़ के घुमा देते हैं। या नॉर्मली हम कभी किसी टॉय शॉप पे जाएं या ग्रोसरी शॉप पे जाएं तो बच्चा जिद कर रहा होता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम वो जिद इतनी कर रहा है वो ज़मीन पे लेट गया तो हम हाथ से पकड़ के उसको खींच के दुकान से बाहर लेके आ रहे होते हैं कि जिद नहीं करो उठो। तो बच्चा नहीं व्हीलिंग जाने के लिए वो अपना जोर लगा रहा है, आप उसको अपने हाथ से खींच रहे हैं, तो इस केस में जो रेडियल हेड है उसकी सबलक्सेशन हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है छोटे बच्चों के अंदर, 1 to 3 years के जो बच्चे होते हैं, और बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है ये। तो उस केस में क्या है कि आपको नहीं चाहिए कि आप एल्बोज जो हैं बच्चे की पुल करें, क्योंकि उस टाइम पे जो डिसलोकेशन है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से पकड़ के बच्चों को घुमा रहे हैं गोल गोल झूला देने के लिए, और ये बहुत कॉमनली हम घरों में करते हैं, तो ये चीज़ जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट कॉज्ड बाय अ सडन पुल ऑन द एक्सटेंडेड प्रोनेटेड फोरआर्म। आप देखेंगे कि एल्बो जॉइंट जो है वो एक्सटेंडेड है और जो फोरआर्म है दैट इज इन प्रोनेशन, जो उल्टा हुआ है हाथ, ठीक है, इसको हम प्रोनेशन कहते हैं। इस पोजीशन में अगर आप खींचते हैं तो रेडियल हेड जो है उसकी सबलक्सेशन हो सकती है, या सच एज बाय एन एडल्ट टगिंग ऑन एन अनकोऑपरेटिव चाइल्ड और बाय स्विंगिंग द चाइल्ड बाय द आर्म्स ड्यूरिंग प्ले, ठीक है। आप बच्चों को झूले दे रहे हैं प्ले के दरमियान, या आप उसको खींच रहे हैं, बच्चा जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा आपके साथ, जैसे मैंने कहा कि आप किसी शॉप पे हैं और उसको ड्रैग कर रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनकी वजह से जो हमारा रेडियल हेड है वो सबलक्सेट हो सकता है, ठीक है। दिस वन इज द रेडियल हेड। तो रेडियल हेड की सबलक्सेशन हो सकती है। जब रेडियल हेड की सबलक्सेशन होती है तो हमने पहले पीछे एनाटमी के अंदर पढ़ा था कि एनुलर लिगामेंट जो है वो रीइंफोर्स कर रहे होते हैं हमारे रेडियस के हेड को। तो जब रेडियल का हेड यहाँ से सबलक्सेट होगा तो ये जो हमारा एनुलर लिगामेंट है ये बोन के अंदर ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि रेडियस अपनी जगह से निकल गया है, लिगामेंट वहीं पे है, तो लिगामेंट बोन के दरमियान में जो है वो ट्रैप होगा। इसको हम कहते हैं पुल्ड एल्बो है या ये नर्स मेड एल्बो है, ठीक है, कि एनुलर लिगामेंट जो है वो भी अब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, क्योंकि हमारी जो रेडियस का हेड था वो सबलक्सेट हुआ। सबलक्सेट क्यों हुआ? क्योंकि हमने एकदम से खींचा है, हमने पुल किया है एल्बो को, तो उस केस में हमारी जो पुल्ड एल्बो है या जिसको हम नर्स मेड एल्बो कहते हैं ये हो गई। इसके अलावा जो हमारी कॉमन इंजरीज हैं उनमें फ्रैक्चर है हमारा जो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर है। सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर का क्या मतलब है? आप लोगों ने कंडाइल्स पढ़े हैं ह्यूमरस के, कि ह्यूमरस के 2 कंडाइल्स होते हैं, लैटरल एंड द मीडियल वन। कंडाइल से ऊपर का जो एरिया उसको हम कहते हैं सुप्राकंडाइलर एरिया, जहाँ पे हमारे सुप्राकंडाइलर जो रिजेस हैं वो भी प्रेजेंट है। अब जो सुप्राकंडाइलर एरिया है या जो सुप्राकंडाइलर जो फ्रैक्चर है वो कब होता है? सेम आप देखेंगे कि एल्बो की जितनी भी इंजरीज हैं वो एक्सटेंशन में होती है। अगर आप अपने माइंड में इसकी बायोमैकेनिक्स रखें तो आप लोगों को याद होगा हमने ये बात की थी कि फ्लेक्शन में जो लोड्स हैं वो कम हो जाते हैं और एक्सटेंशन के अंदर लोड्स बढ़ जाते हैं। तो जितनी भी इंजरीज होंगी वो एक्सटेंशन के अंदर ही होंगी, ठीक है। कि आपकी एक्सटेंशन थी, आप हाइपर एक्सटेंडेड आर्म के ऊपर गिरे हैं तो आपका ये फ्रैक्चर हो गया, तो आपकी ये डिसलोकेशन हो गई, तो आपका जो लिगामेंट था वो रप्चर हो गया, क्योंकि लोड्स बढ़ जाते हैं एक्सटेंशन के दौरान हमारी जो एल्बो जॉइंट है उसके ऊपर, ठीक है। फ्लेक्शन में वो लोड्स मिनिमाइज हो जाते हैं।
तो अब आप हाइपर एक्सटेंडेड आर्म पे जब गिरे हैं तो क्या हुआ है, इसके गिरने की वजह से ये जो आपका अल्ना है ये एकदम से जाके लगेगा आपके ह्यूमरस पे, और ह्यूमरस का यहाँ से जो कंडाइल है उसका फ्रैक्चर हो जाएगा. As the elbow straighten out, the tip of the elbow wedge into the humerus and cause a supracondylar fracture. ठीक है कि आप एकदम से गिरे हैं हाइपर एक्सटेंडेड आर्म पे, तो जब आप एकदम से गिरेंगे तो आपकी जो एल्बो है, ठीक है, उसकी जो एज है वो लगेगा ह्यूमरस के साथ, और ह्यूमरस का जो कंडाइल है उसका फ्रैक्चर हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर. जैसे सपोज आप बाइसाइकिल से गिरे हैं या आप बाइक से गिरे हैं, खुद को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपने सबसे पहले अपना हाथ रखा जमीन पे ताकि आप खुद को बचा सकें, ताकि आप एकदम से ना गिरे, हेड इंजरी ना हो. अब जब आपने एक्सटेंड किया है अपने जो एल्बो है उसको, तो एक्सटेंड करने की वजह से एकदम से जब आपने एक्सटेंड किया है तो ये जो वेज शेप है आपका अल्ना, ये जाके एकदम से ह्यूमरस के साथ लगा है और उसने ह्यूमरस का जो पार्ट था सुप्राकंडाइलर जो एरिया था उसको फ्रैक्चर कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड एज सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, और ये तब होता है जब आप एक्सटेंडेड जो आर्म है उसके ऊपर गिरते हैं. ठीक है, होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हाइपर एक्सटेंडेड आर्म होते हैं उनकी वजह से सीरियस इंजरीज भी हो सकती हैं जब आप जमीन पे गिरे हैं एकदम से, जैसे हमने भी पीछे बात की. क्यों? वही वाली बात कि हाइपर एक्सटेंडेड आर्म के ऊपर जो लोड्स हैं एल्बो पे वो बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अ फ्लेक्स्ड एल्बो. ठीक है, क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन जो है उसमें हमारे जो लोड्स हैं वो इंक्रीज कर गए हैं. नेक्स्ट वन है ओवर यूज इंजरीज. ओवर यूज का नाम बताता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ स्पेसिफिक मसल्स को, तो बार बार इस्तेमाल होने की वजह से बार बार रेपिटेशन में जब वो इस्तेमाल होंगे तो उनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो हो सकती है. तो नी जॉइंट जो है उस पर सबसे ज़्यादा ओवर यूज इंजरीज होती हैं. ठीक है, और मोस्टली एथलीट्स के अंदर होती हैं. नी के बाद जो एल्बो है वो सबसे ज़्यादा प्रोन है. ऑल्दो हमारा एल्बो जॉइंट जो है वो एक स्टेबल जॉइंट है, उसकी एनाटमी अच्छी है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. फर्दर उसके सराउंडिंग में रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, हमारे जो एनुलर लिगामेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हैं जो उसके सराउंडिंग में अटैच हैं. लेकिन चूंकि इसके ऊपर लोड्स पड़ते रहते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ की वजह से, तो एकदम से जब हैवी लोड पड़ते हैं तो इस पे इंजरीज हो जाती हैं. ठीक है, लेकिन ये शोल्डर की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी एनाटमी अच्छी है. शोल्डर पे तो एनाटमी ही डिफरेंट है. अब जो भी ओवर यूज इंजरीज हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. ओवर यूज इंजरीज एक चीज़ जब बार बार इस्तेमाल में आती है तो उसकी वजह से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आती है. इन्फ्लेमेशन जहाँ आती है, इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइंस आप लोगों ने फिजियोलॉजी में भी पढ़े होंगे कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे रेडनेस होती है, वहाँ पे वार्मथ होता है, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ पे एडीमा होता है, वहाँ पे पेन होता है. ठीक है, तो ये कुछ कार्डिनल साइंस हैं जो इन्फ्लेमेशन में आने ही आने होते हैं. तो जब किसी मसल में किसी मसल को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है. इन्फ्लेम्ड के बाद उसके सारे जो चीज़ें हैं, स्वेलिंग आएगी, वहाँ पे पेन आएगी, वो सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे. तो ओवर यूज में हम जहाँ एल्बो की बात करते हैं वहाँ पे हम एपिकॉन्डिलाइटिस की बात ज़रूर करते हैं, और मोस्ट कॉमन है भी यही ओवर यूज इंजरीज हमारे जो एल्बो है उसके केस में. एपिकॉन्डिलाइटिस के बारे में आप लोगों ने एनाटमी 1 में पढ़ा होगा लाजमी कि आपके 2 एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, लैटरल एंड द मीडियल वन. जो लैटरल है वहाँ से आपके जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो कॉमनली ओरिजिनेट करते हैं. ठीक है, कि आपके जो एक्सटेंसर मसल्स हैं सारे फोर आर्म के और रिस्ट के, जो यहाँ पे आपके डिजिट्स पे जाके अटैच हो रहे हैं, इनमें आप जो कॉमनली आपके जो मसल्स हैं वो एक्सटेंसर मसल्स हैं जो यहाँ से निकलते हैं. फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मीडियल साइड है वहां से आपके जो भी फ्लेक्सर मसल्स हैं वो कॉमनली ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द मीडियल एपिकंडाइल. तो इसलिए ये एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, कि इनमें से हमारे मसल्स निकल रहे हैं. अब बार बार अगर आप रेपिटेटिवली आप रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके आए या रिस्ट को बार बार मूव करें या आप ऐसी मूवमेंट्स करें जिनमें आपकी जो रिस्ट जॉइंट है वो ज़्यादा मूव हो रही है एक्सटेंशन में, तो उन केसेस में हमारा जो रेपिटेटिव जो मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से जो लैटरल एपिकंडाइल का एरिया है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है. जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, जिस चीज़ के आगे ITIS लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो एपिकॉन्डिलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिकंडाइल्स, वेदर दैट इज लैटरल और मीडियल. ये हम जो है वो देखते हैं कि पेशेंट के किस तरह के सिम्टम्स हैं या हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं. अब 2 तरह के एपिकॉन्डिलाइटिस हो गए हैं. ठीक है, और ये ओवर यूज की वजह से ही होते हैं, लैटरल एंड द मीडियल वन. तो हम लैटरल और मीडियल को देख लेते हैं.
जो लैटरल एपिकोंडाइलिटिस है उसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं और जो मीडियल एपिकोंडाइलिटिस है उसको हम गोल्फर एल्बो कहते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिर्फ टेनिस प्लेयर को ही जो लैटरल एपिकोंडाइलिटिस है वो होगा और किसी और को हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन टेनिस एल्बो में जो इसकी परसेंटेज है आप कहें कि ज़्यादा है, कि रिसर्च कहते हैं कि 30 से 40% के जो लोग हैं जो टेनिस एल्बो खेलते हैं उनमें लैटरल एपिकोंडाइल की इन्फ्लेमेशन होती ही होती है। तो इस वजह से हमने कह दिया कि ये कॉमन है टेनिस एल्बो के लोगों में, वरना ऐसा नहीं है कि टेनिस खेलने वालों के अलावा किसी में ये डिवेल्प नहीं होता। ठीक है, वो फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री करती हैं, ठीक है, या कारपेंटर्स जो हैं, या जो पेंटर्स हैं हमारे, या जो हमारे बुचर्स हैं, ये लोग, इनमें भी जो टेनिस जो लैटरल एपिकोंडाइलिटिस है वो डिवेल्प होता है। चूंकि ये ज़्यादा कॉमन है टेनिस के लोगों में, टेनिस प्लेयर्स में, तो हमने इस वजह से इसको टेनिस एल्बो कह दिया। इसी तरह से जो गोल्फर एल्बो वाले हैं, ठीक है, जो मिडिल एपिकोंडाइलिटिस है, मीडियल एपिकोंडाइल जो लेटाइटिस है वो गोल्फर्स में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्फ में लैटरल नहीं हो सकता। जो गोल्फ खेलते हैं प्लेयर्स उनमें इक्वली चांसेस हैं मीडियल एपिकोंडाइलिटिस के और लैटरल एपिकोंडाइलिटिस के, लेकिन वो जिस हाथ से खेलते हैं, जैसे सपोज अगर वो राइट हैंडेड हैं तो राइट में मीडियल एपिकोंडाइलिटिस होगा और जो लेफ्ट हैंड है उसके अंदर होगा उनका लैटरल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्फ वालों को सिर्फ मिडिल एपिकोंडाइलिटिस ही हो सकता है, लैटरल नहीं हो सकता। हाँ, जो डोमिनेंट हैंड है जिस हाथ से वो खेल रहे हैं उसमें मीडियल डिवेल्प होगा, जो उससे ऑपोजिट वाला हैंड है उसमें लैटरल होगा, क्योंकि जो गोल्फ का क्लब है जिससे बॉल का हिट करना होता है वो आपने दोनों हाथों से पकड़ के करना होता है। वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो समझाने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये टेनिस में ही हो और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गोल्फर्स में हो। हमारे जो सराउंडिंग के लोग हैं जो कंप्यूटर बहुत यूज़ करते हैं या जो जिनके काम इस तरह का है जिसमें रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं रिस्ट की, फोर आर्म की, एल्बो की, तो उनमें ये ओवर यूज इंजरीज जो हैं वो डिवेल्प हो सकती हैं। ठीक है, ये लैटरल एपिकोंडाइल है जिसमें से कॉमनली आपके जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मसल्स जो हैं ये जैसे एक्सटेंसर जिटोरम है, एक्सटेंसर प्रोफंडस है, ये आपकी जो रिस्ट है उसमें से पास होके आपके जो डिजिट्स हैं उस पर जाके अटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब है रिस्ट और फिंगर्स की मूवमेंट्स यहाँ पे जोर डालती होंगी आपके जो कॉमन ओरिजिन है उसके ऊपर, क्योंकि मसल यहाँ से निकल रहा है, इंसर्ट यहाँ पे हो रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों तरफ से खींचता है, इंसर्शन से और इंसर्शन को ओरिजिन की तरफ लेके जाता है। तो इसका मतलब है कि रिस्ट और हैंड की जो मूवमेंट्स हैं वो लाजमी इस एरिया को ओवरलोड करती होंगी, इनकी वजह से यहाँ पे इंफ्लेमेशन जो है वो आ सकती है। ये कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, टेनिस एल्बो जिसको हम लैटरल एपिकोंडाइलिटिस कहते हैं इज अ पेनफुल कंडीशन दैट अकर्स व्हेन टेंडन इन योर एल्बो आर ओवरलोडेड। ठीक है, एल्बो के टेंडन्स ओवरलोड हो रहे हैं, आपकी रेपिटेटिव मोशन की वजह से हो सकते हैं रिस्ट एंड आर्म की। ठीक है, डिस्पाइट इट्स नेम एथलीट्स are not the only people who develop tennis elbow. People whose job features the type of motion that can lead to tennis elbow include plumbers, painters, carpenters और butchers. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एथलीट्स में हो, आपकी जॉब की डिमांड के अकॉर्डिंगली है, आपके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली है कि आपकी जॉब किस नौइयत की है, उसके अकॉर्डिंगली आपके अंदर जो टेनिस एल्बो है दैट कैन डिवेल्प। अब इसका पेन कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, जहाँ से मसल निकलेगा वहीं पे उसको पेन होगा। तो पेन जो टेनिस एल्बो की है वो प्राइमरीली यहाँ पे होती है जहाँ से टेंडन इसका ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा बॉडी बम्प है आउटसाइड द एल्बो, यहाँ से हमारा मसल निकलता है, तो इसकी जो कॉमन पेन है वो भी यहीं पे होती है। और जब ये बहुत स्फेयर हो जाए तो इसकी पेन जो है वो हमारे जहाँ जहाँ ये मसल जा रहे हैं, ये जो हमारा फोर आर्म है, जो हमारा रिस्ट है, वहाँ तक इसका जो पेन है दैट कैन रेडिएट। ठीक है, पेन कैन आल्सो स्प्रेड इनटू योर फोर आर्म एंड द रिस्ट। अब सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम यही है कि पहले पेशेंट को सिर्फ यहाँ पे पेन है, फिर उसका जो नीचे फोर आर्म है, जो उसकी रिस्ट है, वहाँ पे उसको जो है वो पेन जा रहा है। अब पेन की वजह से क्या होगा? पेशेंट मूवमेंट नहीं करेगा। पेशेंट अगर मूव नहीं करेगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता मसल्स की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर मसल वीक हो गए हैं तो ये सारा मसल है, ठीक है, ये हैंड पे भी लग रहा है आपके, तो आप कोई चीज़ ग्रिप नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से हैंड शेक नहीं कर पाएंगे। आपने कोई डोर नॉब खोलना है तो ऑब्वियसली आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपने कोई कॉफ़ी कप हाथ में उठाना है तो मतलब कि हैंड के जो फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं जो आपके रिस्ट के साथ अटैच हैं, जो आपके हैंड के मसल्स हैं, अगर वो वीक हो जाएंगे तो वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे ऑब्वियसली वो उस फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
अब सेकंड वन है रिस्क फैक्टर्स। के रिस्क फैक्टर्स क्या है हमारे टेनिस एल्बो के लिए, कि किन लोगों में ज्यादा चांसेस हैं इसके डेवलप होने के, ठीक है। एट रिस्क जो हमारे पेशेंट्स हैं वो कौन से हैं। एज अगर 30 से 50 के दरमियान में हो, आपका ऑक्यूपेशन आपके लिए बड़ा रिस्क है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। आपकी जॉब की नोयत इस तरह की है कि आपके बार बार जो मसल्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, या जैसे कुछ स्पोर्ट्स हैं हमारी, जैसे आप रैकेट स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो आपके टेनिस एल्बो का रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर आपने प्रॉपरली जो है वो पुअर स्ट्रोक टेक्निक किया। पुअर स्ट्रोक टेक्निक का क्या मतलब है, दो तरह की चीजें आती हैं जो टेनिस एल्बो की तरफ लीड कर सकती है। एक आपकी इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, क्या आपने जो चीज जिस चीज से आप खेल रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। जैसे मैं जिस रैकेट से खेलना है वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, मैं इतना वेट नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऑब्वियसली अगर मैं ज़्यादा हैवी वेट रैकेट उठाऊंगी तो वो मेरे जो लोड्स हैं उनको बढ़ा देगा, ठीक है। तो अगर मैंने हैवी रैकेट उठाया है तो ये इम्प्रॉपर चीज़ है, इसकी वजह से मेरा टेनिस एल्बो जो है वो हो सकता है। या फिर मैं ऑफ शूट्स खेल रही हूँ, लाइक बाहर है वो चीज़, मैं उस तक भागूंगी तो भी मैं उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं जो है वो फिर भी जो है वो रैकेट को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये ओवर यूज़ है। ऑफ शूट में जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मैं हैवी जो रैकेट है उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, इम्प्रॉपर इक्विपमेंट है या इम्प्रॉपर बायोमैकेनिक्स में इस्तेमाल कर रही हूँ खेलने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन करती हूँ अपने एल्बो के ऊपर, तो उस केस में लोड जो है मेरे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लीड करती हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं टेनिस एल्बो के डेवलप होने के लिए, ठीक है। यही वाली बात लिखी हुई है कि ड्यू टू पुअर टेक्निक एंड इम्प्रॉपर इक्विपमेंट। अब एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे इंटेंडेंस को जो है वो इन्वॉल्व करे, जैसे कि एक्सटेंसर डिजिटोरम है या एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस है, या आप ये कहें कि जैसे बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं अगर रिस्ट की, तो ये सारे जो टेंडेंस हैं ये इन्वॉल्व होंगे। तो जब ये टेंडेंस जो है ये इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो लेटरल एपिकोंडाइलिटिस है उसके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप इसको डायग्नोज इस तरह से कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली ये जो पार्ट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारे जो मसल्स हैं जिनकी कॉमन ओरिजिनेशन है, हम यहाँ पे जो है वो हाथ लगा के चेक करते हैं। हाथ लगाने से अगर पेशेंट को टेंडरनेस हो, टेंडरनेस क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी पहले कि टेंडरनेस साइन है एक मेडिकल लैंग्वेज में टेंडरनेस उस चीज को कहते हैं जो टेंडर टू टच हो, कि जिसको हाथ लगाने से भी दर्द हो, कि आप यहाँ पे प्रेस करें और पेशेंट कहे कि हाँ मुझे बहुत पेन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये एरिया टेंडर टू टच हो तो उस केस में आप कह सकते हैं कि ये लैटरल एपिकोंडाइलिटिस जो है वो हो सकता है या इसके अलावा आपने फर्दर टेस्ट परफॉर्म करना होता है। फर्दर टेस्ट परफॉर्म आप किस तरह से करेंगे, आप एल्बो को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और हमारी जो रिस्ट है और हमारे जो फिंगर्स हैं उसको हम फ्लेक्स करते हैं और हमारा फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड होना चाहिए, ठीक है, ये पोजीशन। जब आप इसमें फर्दर पैसिवली जो है वो फ्लेक्शन को ऐड करते हैं तो स्पेसिफिकली पेशेंट का जो ये लैटरल एपिकोंडाइल का एरिया है पेशेंट को इसमें पेन आता है। तो अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे पेन आता है और पेशेंट कहे हाँ ये वही दर्द है जो मुझे मूवमेंट्स के दौरान आता है और ये इसी नौयत का मुझे दर्द होता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा इसका टेस्ट पॉजिटिव हो गया है फॉर लैटरल एपिकोंडाइलिटिस, ठीक है, कि आपका जो रिस्ट है, सॉरी जो एल्बो है दैट इज एक्सटेंडेड, जो रिस्ट और फोर आर्म है, सॉरी जो रिस्ट और फिंगर्स हैं वो आपने उनको फ्लेक्स किया है, पैसिवली थेरेपिस्ट जो है वो और फ्लेक्शन को ऐड कर रहा है, तो उस केस में पेशेंट आपको रिपोर्ट करेगा कि मेरे ये जो लैटरल एपिकोंडाइलिटिस का एरिया है वहाँ पे पेशेंट को वही पेन हो रहा है जो उसका आम रूटीन में होता है, तो ये डायग्नोस हो गया कि इसको लैटरल एपिकोंडाइलिटिस जो है वो डिवेल्प हो गया है, उसके जो टेंडन है वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। इस पोजीशन में ये मसल स्ट्रेच हो रहा है ना, और जब इन्फ्लेमेशन में जब आप उस स्पेसिफिक मसल को स्ट्रेच करते हैं तो पेन एग्रावेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट, कि आप इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा जो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं उसके लिए, या जो हमारे एक्यूट मतलब अभी पेशेंट को जब एक्यूट स्टेजेस में होता है तो हम एक निमोनिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्राइस, PRICE। P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, कि हम वो जो एरिया जो इंजर्ड है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम स्प्लिंट लगा सकते हैं, हम ब्रेस लगा सकते हैं, हम उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं ताकि दोबारा वो मूवमेंट ना हो जो पेशेंट को पेन कॉज कर रही है और टिश्यूज की हीलिंग हो सके। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट, कि आपने उस एरिया को रेस्ट देना है, ठीक है। I स्टैंड्स फॉर आइसिंग, कि आपने उस स्पेसिफिक एरिया की आइसिंग करनी है जिसको हम कायरोथेरेपी कहते हैं, और जो आइसिंग है वो हम
आइस को क्रश करके शॉपर में डालते हैं और उसके बाद हम उसको जो है वो हैंड टॉवल में रैप करके उस स्पेसिफिक एरिया में 20 से 25 मिनट के लिए सर्कल में मूवमेंट देते हैं, ठीक है। उसको हम डिफ्यूज आइसिंग कहते हैं। हर केस में डिफ्यूज आइसिंग नहीं होती, इन्फ्लेमेटरी केसेस में हम डिफ्यूज आइसिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद सी इज फॉर कंप्रेशन, कि हम हमारे कंप्रेशन बैंडेजेस होती हैं, हम पेशेंट को वो कहते हैं कि आपने पहननी है। बेसिकली जब मसल्स वीक होते हैं तो मसल अपना जो पंपिंग एक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो जो कंप्रेशन बैंडेजेस होती हैं वो हमारा जो पंपिंग एक्शन है वो परफॉर्म करती हैं और जो हमारा फ्लूइड है उसको टुवर्ड्स हार्ट मूव करती हैं। फ्लूइड हार्ट की तरफ नहीं जा रहा होता तभी वहाँ पे स्वेलिंग या एडीमा होता है, ठीक है। तो हम कंप्रेशन बैंडेजेस दे देते हैं और साथ में हम उसे कहते हैं एलिवेट करके रखे। जब वो एलिवेट करता है तो टुवर्ड्स हार्ट जो है हार्ट लेवल से हमेशा ऊपर एलिवेट करके रखना होता है। नॉर्मली आप देखते होंगे कि जब कोई फ्रैक्चर वगैरह हो या कुछ हो तो अगर लेग का फ्रैक्चर हो तो हम कहते हैं कि आपने पिलोज रखने हैं और इसको ना एलिवेट करके रखना है, ठीक है। वो एलिवेशन क्यों होती है? ताकि जो ब्लड है वो टुवर्ड ग्रेविटी असिस्ट करे और टुवर्ड हार्ट जो है वो खुद ही ब्लड मूव करे और पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट करना शुरू कर दे दोबारा से। तो बेसिकली जो प्राइस निमोनिक है वो इस्तेमाल होता है एक्यूट स्टेजेस में, तो वही सारी बातें इसमें लिखी हैं। पेन को डिक्रीज करना है, एडीमा को और स्पैज्म को, ठीक है। इमोबिलाइजेशन करनी है, ठीक है। अवॉइड करना है प्रोवोकिंग एक्टिविटीज को, तो आपने पेशेंट को बताना है कि वो एक्टिविटीज जो एग्रावेट कर रही हैं आपकी कंडीशन को, आपने उनको नहीं करना। जैसे अगर वो किसी चीज़ को उठाता है तो पेन होता है तो उसको हमने कहना है कि अभी ना करे, ताकि जो टिश्यूज इन्फ्लेम्ड हुए हैं वो हील हो सके दोबारा से, ठीक है। और आप कायरोथेरेपी जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जो कायरोथेरेपी है जिसको हम आइसिंग कहते हैं वो क्या करती है? आइसिंग जो है वो दो तरह के काम परफॉर्म करती है। जब आप आइसिंग करते हैं तो उस टाइम पे वेजो डायलेशन होती है, ठीक है। पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर उसके बाद जो है वेजो डायलेशन होती है। वेजो डायलेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, ठीक है, कि आपकी वेजल्स जो है वो डायलेट करती हैं। जब वेजल्स डायलेट करती हैं तो ब्लड फ्लो उस एरिया में इंप्रूव होता है। जब ब्लड फ्लो उस एरिया में इंप्रूव होता है तो वहाँ पे जो मीडिएटर्स होते हैं जो आपको पेन कॉज कर रहे होते हैं, खून अपने साथ जब वहाँ पे फ्लो को बढ़ाता है तो वो मीडिएटर्स जो वहाँ पे पेन कॉज कर रहे होते हैं वो उनको अपने साथ बहा के ले जाता है और आपका पेन रिलीफ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम वेजोडाइलेटरी इफेक्ट लेने के लिए हम कायरोथेरेपी जो है उसको परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आपने अभी क्वेश्चन किया था कि हम क्यों करते हैं आइसिंग, तो आइसिंग जो है उसका ये इफेक्ट है, ठीक है, कि वो वहाँ पे वेजोडाइलेशन करता है। वेजोडाइलेशन जब होगी तो पेन को अफेक्ट आएगा, हमारा जो पेन है वो सबसाइड हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो जब वहाँ पे पेन नहीं होगा और वहाँ पे अच्छा ब्लड फ्लो होगा तो हमारी हीलिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमारी आइसिंग का। नेक्स्ट वन है कि हमने साथ में जो है वो डेवलप करना होता है सॉफ्ट टिश्यू और जॉइंट की मोबिलिटी को। अब वो स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमने अभी कहा था कि स्टिफनेस हो जाती है उन एरिया में, तो जो सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं हमने उनको भी मोबिलाइज करना होता है ताकि रेंज ऑफ मोशन को गेन किया जा सके। उसमें हम जॉइंट को भी मोबिलाइज करते हैं। अब जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो मोबिलाइजेशन के थ्रू गेन होती है। मोबिलाइजेशन के कुछ ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 to 5। ये मेटलैंड के हैं, कैल्टन के भी हैं, और थेराप्यूटिक 1 इंशाल्लाह जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो जॉइंट की मोबिलिटी है उसको रिस्टोर करने के लिए हम मोबिलाइजेशन करते हैं, और जो हमारे टेंडन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, उनकी मोबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए हम सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलाइज करते हैं। अब जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है वो भी मल्टीपल टाइप्स की है। क्रॉस फाइबर मसाज है, हमारी नीडिंग है, हमारी जो रिंगिंग है, ये भी डिफरेंट तरह की वैरायटीज है। उनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं सारा थेरा 2 का पार्ट है, ठीक है। थेरा 2 में आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स कराते हैं। मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स क्या है? वही आइसोमेट्रिक्स जो आप लोगों ने पढ़ी कि हम एक ही कि मसल की जो लेंथ है उसको चेंज नहीं करते, एक ही पोजीशन के अंदर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे। तो मल्टीपल एंगल में हम क्या कहते हैं, जैसे सपोज पहले मैं इस पोजीशन में यहीं पे रेजिस्ट कर रही हूँ, पेशेंट को कह रही हूँ कि मूव करे, फिर मैं इस एंगल में पेशेंट को आइसोमेट्रिक करा दूंगी, फिर मैं इस एंगल में पेशेंट को आइसोमेट्रिक करा दूंगी। तो मल्टीपल एंगल्स पे मैं पेशेंट को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो है उनको परफॉर्म करा रही हूँ। तो ये मेरी आइसोमेट्रिक्स है। मैं एक ही कराते हुए मूव नहीं करा रही, मैं पहले एक जगह पे आइसोमेट्रिक कराऊंगी, फिर मैं दूसरे एंगल में कराऊंगी, तो वो आइसोमेट्रिक ही रहेगी। अगर मैं एक कराते हुए उसको ये वाली मूवमेंट करने दूंगी तो वो मेरी आइसोटोनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मल्टीपल एंगल में क्या होता है, एक एंगल पे आपने सारे आइसोमेट्रिक करा दी, फिर आप दूसरे एंगल पे आप मूव करके करा दी, फिर तीसरे एंगल पे मूव करके करा दी। एक ही एक्सरसाइज में आप मूवमेंट नहीं करने दे रहे उसको। अगर मैं ये वाली मूवमेंट करने दूंगी रेजिस्टेंस देते हुए तो उस टाइम पे तो वो मेरी आइसोटोनिक हो जाएगी,
ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। अच्छा, अब लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कब कब हो सकता है या किन एक्सरसाइजेज में होता है, वही वाली बात है जो पीछे पहले बात हो गई कि अगर आप जो है ऑफ सेंटर शूट्स को हिट कर रहे हो, एम भाग रहे हैं फजूल में, ठीक है, या आपने रैकेट ऐसा इस्तेमाल किया है जो इनएडिकेट साइज का है, तो वो आपकी एल्बोस के ऊपर फोर्सेस को बढ़ा देगा, या आप ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जैसे स्विमिंग है, जैसे फेंसिंग है, जैसे हैमरिंग है, ठीक है, तो ये वाली चीजें जो हैं ये भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस को। सिर्फ टेनिस के लोगों में ये नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस जिसको हमने कह दिया गोल्फर एल्बो, जो वहां पे होती है जहां से आपके कॉमन जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। इसको हम लिटिल लीगर्स एल्बो या गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं। ये कहाँ पे हो रही है, जो हमारा मीडियल आस्पेक्ट है डिस्टल ह्यूमरस का, वहां पे। अब वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि गोल्फर्स के अंदर जरूरी नहीं है कि टेनिस एल्बो डेवलप नहीं हो सकता, उनमें डेवलप होता है। जैसे आप देखेंगे ये राइट हैंडेड गोल्फर है, राइट हैंडेड गोल्फर के अंदर तो मीडियल एपिकॉन्डिलाइल ही अफेक्ट होगा, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस होगा, लेकिन इसकी जो दूसरा हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, इसके ऊपर लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस जो है वो डेवलप हो सकता है। लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हर उस मूवमेंट में डेवलप होता है जिसमें हमारा एल्बो ज्वाइंट जो है वो एक्सटेंशन में हो और हमारा जो फोर आर्म है वो प्रोनेशन में है और रिस्ट जो है और जो हमारा फिंगर्स हैं वो फ्लेक्स हो। तो आप देखेंगे कि इस क्लब को पकड़ने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन है, ये फोर आर्म जो है वो प्रोनेशन में है और आपके जो रिस्ट और फिंगर्स हैं दे आर फ्लेक्स्ड, ठीक है। तो इस मूवमेंट में हमारा जो लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है वो डेवलप हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि गोल्फर्स जो है, जो राइट हैंडेड गोल्फर्स हैं, उनमें राइट साइड पे तो मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस ही डेवलप होगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे उनके लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस जो है दैट कैन डेवलप, ठीक है। तो यही वाली बातें जो हैं वो इसमें मेंशन है। अच्छा, लिटिल लीग एल्बो क्या है, वही बात जो हमने गोल्फर एल्बो कहा वही उसको हम लिटिल लीग एल्बो कह रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या है, वो लोग जो थ्रो बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, ओवरहैंड जिनमें थ्रोइंग है। अब ओवरहैंड थ्रोइंग की वजह से क्या है, वेल्गस जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है। हमने पहले बात की थी कि वेल्गस जो फोर्स होती है वो इनवर्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, यानी कि वो फोर्स जो आउटवर्ड मूव करती है वो मीडियल स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेच करती है, वो फोर्स जो इनवर्ड मूवमेंट कराती है वो आउटवर्ड स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। तो अब जब आप थ्रो करते हैं तो आपकी जो थ्रोइंग मोशन है उसमें वेल्गस फोर्स बढ़ जाती है। जब वेल्गस फोर्स बढ़ती है तो यहाँ के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो मीडियल साइड के स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे टेंडन्स हैं, यहाँ पे आपके कोलैटरल लिगामेंट्स हैं अंदर, तो इनका रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो मिडल एल्बो के ऊपर आपके जो टेंसाइल और जो शेयर फोर्सेस हैं वो बढ़ जाती हैं वेल्गस फोर्स की वजह से। जब आप बॉल थ्रो करते हैं तो ये हमारा जब मीडियल साइड पे इन्फ्लेमेशन होगी या मीडियल एपिकॉन्डाइल जो है उस पर प्रॉब्लम होगी, तो ये हमारा आ जाएगा कि ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस है, ठीक है। एपोफिजियल कार्टिलेज एट द मिडिल एपिकॉन्डाइल सस्टेन रेपिटेटिव ट्रॉमा एट हाइपरट्रॉफिक जोन। जो हमारे यहाँ पे एपोफिजियल कार्टिलेज अटैच हैं, ठीक है, बार बार जब ट्रॉमा पड़ता है हाइपरट्रॉफिक जोन पे तो उनकी वजह से हमारे जो मिडिल एपिकॉन्डाइल है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और ये हमारे बेसबॉल पिचर्स में ज्यादा है। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? अब ये वाली जो बात है यहाँ पे एपोफिजियल कार्टिलेज की, ये यही सेम चीज है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे ग्रोथ स्पर्व्स होते हैं, ठीक है, कि जब आपकी एज बढ़ती रहती है तो वहां से हमारी जो ग्रोथ है वो इनिशिएट होती है। जैसे ये वाले जो एरियाज हैं स्पेसिफिकली जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये हमारे फाइसिस हैं, ग्रोथ प्लेट्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने एपिफिसिस, डायफिसिस, मेटाफिसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये हमारी ग्रोथ प्लेट्स हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो यहाँ से हमारी जो बोन की ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। तो जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे ये जो एरियाज हैं जहां से हमारी बॉल ने ग्रोथ करना होता है इनके ऊपर स्ट्रेस आता है, ठीक है। अब जब भी आप बॉल थ्रो करते हैं तो दो तरह की फोर्सेस हमारे बॉन के ऊपर एक्ट करती हैं, एक कंप्रेसिव फोर्सेस हैं और एक टेंसाइल फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो लैटरल साइड पे लगती हैं और टेंसाइल फोर्सेस जो है वो मीडियल साइड पे लगती है। तो जहां पे टेंसाइल फोर्स लगेगी, टेंसाइल का मतलब होता है टेंशन, ठीक है, अपार्ट करना। अब जब यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस लगती हैं तो यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, वो इनको स्ट्रेच करती है। जब ये स्ट्रक्चर स्ट्रेच होंगे तो यहाँ पे हमारे जो ओवर यूज इंजरी की वजह से जो टेंडन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। जब उन पर स्ट्रेच आता है, जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं दैट इज एपिकॉन्डिलाइटिस, ठीक है, कि हमारे जो यहाँ पे मसल्स लगे हुए हैं उनमें प्रॉब्लम है। कंप्रेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन उस तरह से नहीं आती, इन्फ्लेमेशन स्ट्रेच में आती है कि जब वो ओवर स्ट्रेच हो, जब उनकी माइक्रो रप्चरिंग स्टार्ट हो जाए,
ठीक है। तो थ्रोइंग के केस में मीडियल साइड पे हमारे जो है वो टेंसाइल फोर्स लगती हैं और लैटरल साइड पे हमारे कंप्रेसिव फोर्सेस लगती हैं। तो ये वाली बात है इसके अंदर। During pitching, valgus strain imparted to the medial aspect of the elbow during initial stage. ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में हमारे जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो है उस पे वेल्गस स्ट्रेन लगता है। जब आपके ट्रंक और शोल्डर जो है वो आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है, जैसे ट्रंक और शोल्डर आगे की तरफ है, तो इसकी वजह से हमारा जो मीडियल साइड है वहाँ पे एपिकोंडाइलिटिस जो है वो हो सकता है। ठीक है, जब आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं पिचिंग के दौरान, वेल्गस स्ट्रेन बढ़े हैं, वेल्गस स्ट्रेन के बढ़ने से जो मीडियल एपिकोंडाइलिटिस है वो डिवेल्प हो सकता है। इसके भी वही साइंस हैं, पेन होगा, टेंडरनेस होगा उस स्पेसिफिक एरिया में, स्टिफनेस है, वीकनेस है। अब जो मीडियल एपिकोंडाइलिटिस है उसके केस में नमनेस और टिंगलिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि अल्ना के बिल्कुल पास से अल्नर नर्व गुजर रही है। आप लोगों ने नेट P1 में पढ़ा होगा कि अल्नर नर्व जो है वो स्पेसिफिकली सप्लाई करती है आपकी रिंग फिंगर को और हाफ ऑफ द मिडल फिंगर फ्रंट से। पीछे तो यहाँ पे साइड पे जो है वो आपकी सारी रेडियल नर्व है और ये वाला हाफ जो है ये मीडियल नर्व से सप्लाई होता है। आपकी जो अल्नर नर्व है ये स्पेसिफिकली आपका जो रिंग फिंगर वो लिटिल फिंगर है और जो आपका रिंग फिंगर का हाफ है ये सप्लाई होता है आपकी अल्नर नर्व से। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, मसल टाइट हो गए हैं, तो आपकी जो अल्नर नर्व है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो अल्नर नर्व जब अफेक्ट होगी तो स्पेसिफिकली नमनेस और टिंगलिंग के साइन आएंगे। नमनेस और टिंगलिंग जो है ये स्पेसिफिक साइंस होते हैं नर्व के। मसल में जब प्रॉब्लम हो तो नमनेस टिंगलिंग नहीं आता, आपके विजरास में प्रॉब्लम हो तो नमनेस टिंगलिंग नहीं आती। नमनेस और टिंगलिंग आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद अ नर्व। जब नर्व इन्वॉल्व होगी आपके हाथ सुन होंगे, जब नर्व इन्वॉल्व होगी आपको सुइयां जो चुभने वाली फीलिंग आती हैं वो आएंगी। स्पेसिफिकली अगर आपके सिर्फ मसल इन्वॉल्व हैं तो उस टाइम पे जो है वो टिंगलिंग या नमनेस नहीं आती। नमनेस का मतलब होता है सुन्न हो जाना और टिंगलिंग का मतलब होता है सुइयां चुभना या जैसे कीड़ियां चलना। अक्सर आप बहुत देर तक अपने पाँव पे बैठे रहें तो आप जब उठें तो अक्सर आपको लगता है पाँव बिल्कुल सुन्न हो गया है और आपका जो पाँव है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। अक्सर आपको ये लगता है कि जब आप काफ़ी देर तक बैठे हैं तो पाँव में सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं जैसे कीड़ियां चल रही हूँ। तो जो कीड़ियां चलने वाली फीलिंग है, जो सुइयां चुभने वाली फीलिंग होती हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में हम टिंगलिंग कहते हैं और जो सुन होना होता है उसको हम नमनेस कहते हैं। ये दोनों स्पेसिफिकली नर्व के साइन है कि नर्व कहीं पे इंट्रैप हुई है, नर्व कहीं पे जो है उसको प्रॉब्लम आया। इज इट क्लियर नो? तो ये वाली जो चीज है इसको हम कहते हैं कि जब हमारा मीडियल एपिकोंडाइलिटिस होता है तो हमें नर्व वाले साइन भी आ सकते हैं जो कि लैटरल एपिकोंडाइलिटिस में नहीं आते क्योंकि लैटरल साइड से हमारी कोई नर्व उस तरह से पास नहीं कर रही होती। पेन जो है गोल्फर एल्बोस का वो एकदम से भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को स्विंग कर रहे हैं, आप कोई रैकेट उठा रहे हैं, आप किसी बॉल को स्क्वीज कर रहे हैं या उसको पिच कर रहे हैं, आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आप डोर नॉब को टर्न कर रहे हैं, आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं या आप अपनी हाथ को नीचे करके जो है वो कोई चीज़ उठा रहे हैं, रिस्ट को फ्लेक्स कर रहे हैं। इन सारे केसेस के अंदर आपकी जो क्या कहते हैं आप रिस्ट को फ्लेक्स कर रहे हैं, ये सारे केसेस में आपके जो मीडियल एपिकोंडाइलिटिस का पेन है वो बढ़ सकता है। ठीक है, और भी एक्टिविटीज़ हैं जो गोल्फर एल्बो की तरफ लेके जा सकती हैं, जैसे कि आपने गोल्फ को ग्रिप किया है, ठीक है, या आप इसको स्विंग कर रहे हैं इनकरेक्टली या बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर रहे हैं, आपने कोई रैकेट स्पोर्ट लिया है वो बहुत ज़्यादा छोटा है या बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है आपको। आपने एक्सेसिव टॉप स्पिन कर लिया है अगर रैकेट को, उस केस में अगर आप जो है वो किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, ठीक है, थ्रोइंग स्पोर्ट है जैसे जेवलाइन है, जैसे आर्चरी है, जैसे फुटबॉल है, उस केस में गोल्फर एल्बो हो सकता है। आप कोई इम्प्रॉपर बायोमैकेनिक्स कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग के लिए जिसमें आपने एल्बो के मसल्स को जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लिया है, आपने एक्सटेंशन करके जो है वेट लिफ्ट कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी वेट ट्रेनिंग्स के दरमियान में जो गोल्फर एल्बो है उसको कॉज कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप ऐसी मूवमेंट्स करते हैं जिसमें आपने बार बार अपनी एल्बो को स्ट्रेट करना है, फिर बेंड करना है, फिर स्ट्रेट करना है, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं ये भी गोल्फर एल्बो को कॉज कर सकती हैं। जैसे पेंटिंग है, जैसे हैमरिंग है, जैसे चॉपिंग वुड है, जैसे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, बार बार मूवमेंट्स कर रहे हैं। कुकिंग एक दिन में एक दो दफ़ा करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल कुक हैं और आप रोज़ घंटों घंटों जो है वो कुकिंग करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा कपड़े धो रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डेली लॉन्ड्री कर रहे हैं और कपड़ों को बार बार निचोड़ रहे हैं और घंटों घंटों आप कपड़े धोते हैं तो उस केस में जो है ये गोल्फर एल्बोस जो है वो डिवेल्प हो सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? एज 40 हो,
या इससे ज़्यादा हो, अगर आप जो है एक एक्टिविटी डेली बेसिस पे 2-2 3-3 घंटों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरह से अगर आप ओबीज हैं या आप स्मोकर हैं तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये एज रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आती हैं आपके जो मिडिल एपिकॉन्डिलाइटिस है उसके केस में। इसके लिए अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वही है, रेस्ट है, आपने आइसिंग करनी है अफेक्टेड एरियाज की, आप पेन किलर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस में भी कर सकते हैं, मीडियल में भी, कि हम पेशेंट को कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें क्योंकि इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें, आइबुप्रोफेन ले सकता है, पैनाडोल ले सकता है, पैरासीटामोल ले सकता है। तो उसके अलावा हम कहते हैं उसको ब्रेस इस्तेमाल कर ले। ब्रेस का वही बेनिफिट है जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइस थेरेपी आपने इस्तेमाल करनी है। तो पी स्टैंड फॉर फर्दर प्रोटेक्शन, तो हम इमोबिलाइज कर देते हैं स्प्लिंट में या ब्रेस लगा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो इमोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर जो एरिया जहाँ पे है वहाँ पे मसल्स वीक हो गए हैं उनकी आपने स्ट्रेंथनिंग करानी है, जो एरिया टाइट है उसकी आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी ताकि रेंज ऑफ मोशन जो है उसको गेन किया जा सके। एल्बो के जो टेंडन्स है उनके ऊपर लोड कम करना पड़ेगा ताकि जो टेंडन्स है उनकी हीलिंग हो, और वो इसी तरह से हम लोड को कम करते हैं कि हम जॉइंट को इमोबिलाइज कर देते हैं। ठीक है, जब आप इमोबिलाइज करते हैं उसके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लगती, उसका जो लोड है वो कम हो जाता है और उसकी जो आप कहें कि जो हीलिंग है वो एक्सेलरेट हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पेशेंट को दोबारा बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लेके आते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है उनको दोबारा से परफॉर्म करें जब हीलिंग जो है वो हो जाए। जो लास्ट वन है दैट इज क्यूबिटस वेल्गस एंड वेरस। क्यूबिटस वेल्गस और वेरस का हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कैरिंग एंगल जो है नॉर्मली 10 to 15 होता है, अगर वो बढ़ जाए तो क्यूबिटस वेल्गस है, अगर वो कम हो जाता है दैट इज क्यूबिटस वेरस। तो क्यूबिटस वेरस जो है जिसको ये जिसमें हम कहते हैं कि एंगल जो है वो कम हो गया। एंगल बेसिकली वो क्या था, जो आपका ह्यूमरस है और जो आपकी अल्ना है उन दोनों के दरमियान में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं कैरिंग एंगल है। अगर ये कम हो जाए तो इसको हम गन स्टॉक इंजरी भी कहते हैं। ठीक है, कि इनवर्ड डेविएशन हो गई है आपकी फोरआर्म की एल्बो के लेवल पे, तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिटस वेरस। और अगर जो है ये आउटवर्ड डेविएट हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे दैट इज क्यूबिटस वेल्गस। तो वो लोग जो रेपिटेटिव थ्रोइंग करते हैं उनके अंदर कैरिंग एंगल जो है वो बढ़ जाता है और उसको हम कहते हैं कि हमारी जो वेल्गस इंस्टेबिलिटी है वो हो गई है। ठीक है, कि आपकी जो एंगल है, ठीक है, कैरिंग एंगल जो है वो बढ़ गया है और इस लिहाज से आपकी जो आउटवर्ड फोर्स लगी है क्योंकि वेल्गस है तो इस वजह से हमने कह देते हैं कि हमारा जो एल्बो है वो इनस्टेबल हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन इंजरीज थी जो कि एसोसिएटेड है हमारी एल्बो जॉइंट के साथ। आपने क्वेश्चन किया था कि डेली रूटीन में भी हमारे जो है वो होती हैं ये दोनों टिंगलिंग और नमनेंस। डेली रूटीन में उस तरह से नहीं होती, लेकिन हाँ अगर आप बहुत जैसे आप किसी मलाद में गए हैं या आप कहीं बैठे हैं काफ़ी देर के लिए या आपने जैसे बस ट्रैवल किया है, आप पाँव लटका के बैठे हैं तो आपका पाँव अक्सर सुन्न हो जाता है, तो वो शैटिक नर्व जो है दैट इज़ अ सुपरफिशियल नर्व, और शैटिक ही बैक ऑफ द जो हमारा लेग है उसको सप्लाई करती है सारी को, और टिबिया के लेवल पे उसकी जो ब्रांचेस हैं वो आ जाती हैं, लेकिन मेनली जो अपर थाई है वहाँ पे शैटिक नर्व है। तो शैटिक नर्व जब आप काफी देरी के लिए बैठते हैं तो वो कंप्रेस हो जाते हैं बिकॉज दैट्स अ सुपरफिशियल नर्व। तो जब उस पर कंप्रेशन आता है तो उसके कंप्रेशन की वजह से, शैटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से हमारा जो ये जो नर्व वाले साइंस हैं ये आते हैं। तो जब आप थोड़ी देर के लिए उठते हैं उसको मूव करते हैं दोबारा से तो आप नॉर्मल हो जाते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन हाँ अगर किसी को शैटिका है या प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है, मे बी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जो आपका बायोमैकेनिक्स 1 है क्योंकि उसमें है सारा लोअर लिम्ब में आपने प्रीफॉर्मस सिंड्रोम के बारे में पढ़ा होगा या शैटिका के बारे में पढ़ा होगा। तो अगर परफॉर्मेंस मसल के अंदर से जब शैटिक नर्व गुजरती है और वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए और वो फिर आपकी शैटिक नर्व को कंप्रेस करे तो वो एक प्रॉब्लम है। नॉर्मली जब हम काफ़ी देर के लिए बैठते हैं और हम उठते हैं और दोबारा से झटका देते हैं या पाँव पे कुछ टैप करते हैं उसको मारते हैं तो पाँव दोबारा से हम कहते हैं जाग गया है या उसकी जो टिंगलिंग है वो ख़त्म हो जाता है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन जब परफॉर्मेंस की टाइटनेस हो जाती है तो उस केस में जब तक आप परफॉर्मेंस को रिलीज नहीं करेंगे तो सिम्टम्स बार बार आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर एक प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो प्राइस है ये PRICE है, ई स्टैंड फॉर एलिवेशन। ठीक है, कि हम ई जो है उसको हम एलिवेशन करा देते हैं पेशेंट की कंप्रेशन बैंडेजेस लगा के ताकि जो एडिमा है जो स्वेलिंग है वो जो फ्लूइड है वो टुवर्ड्स हार्ट मूव करे और वो फिर नॉर्मलाइज हो जाए चीज़। ठीक है, PRICE। P stands for protection, R stands for rest, I is for icing, C is for compression and E is for elevation। इसके अलावा कोई चीज ऐसी है जो इसमें से नहीं समझ आई?
मैम मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस जो है उसको हम लोग कैसे वो डायग्नोज कर सकते हैं? जी, मिडिल एपिकॉन्डाइलिटिस के लिए भी वही टेस्ट हैं जो लैटरल के लिए होते हैं, बस पोजीशन चेंज है। जैसे हमने लैटरल में बात की थी कि आपने क्या करना है, जो आपका ये जो रिस्ट जॉइंट है, सॉरी एल्बो है, दैट वुड बी एक्सटेंडेड, फोरआर्म आपका प्रोनेटेड होगा और यहाँ से जो रिस्ट और जो फिंगर्स हैं वो फ्लेक्स्ड होंगी। दिस इज द टेस्ट फॉर लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस। मिडिल के लिए आप जब ये पोजीशन बना लेते हैं तो मिडिल के लिए आप क्या करते हैं, थेरेपिस्ट पैसिवली सुपिनेट करता है फोरआर्म को और फिंगर्स को और रिस्ट को जो है वो एक्सटेंड करता है, और जब वो इस तरह से एक्सटेंड करेगा तो अगर पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो स्पेसिफिकली जो मीडियल कंडाइल है उसके ऊपर दोबारा से पेशेंट को पेन आएगा। तो ये टेस्ट है हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल के लिए। ठीक है, लैटरल के लिए क्या होता है, आपका एल्बो एक्सटेंडेड हो, फोरआर्म प्रोनेटेड हो, रिस्ट एंड फिंगर्स जो हैं वो फ्लेक्स्ड हो, जबकि जो मिडिल एपिकॉन्डाइलिटिस है उसके लिए आपका रिस्ट एक्सटेंशन वो सॉरी एल्बो एक्सटेंडेड ही होगी बट फोरआर्म सुपिनेटेड होगा और आपके जो रिस्ट और जो फिंगर्स हैं वो एक्सटेंडेड होंगी, क्योंकि इस पोजीशन में फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच आएगा। स्ट्रेचिंग हमेशा ऑपोजिट टू मसल एक्शन होती है। फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच तब आता है जब आप रिस्ट के ऊपर एक्सटेंशन करेंगे, एक्सटेंसर्स को स्ट्रेच तब आएगा जब आप रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन करेंगे। इट्स अ कॉमन सेंस। ठीक है, ये कॉमन कंसेप्ट है जो आपने अपने माइंड में रखना है। मैम पी स्टैंड फॉर दोबारा बताइए। आपकी आवाज कट रही थी, क्या बताऊं दोबारा से? मैम प्राइज में पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन। आपने उस एरिया को फर्दर प्रोटेक्ट करना है। ओके मैम। ठीक है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, आर इज फॉर रेस्ट, आई इज फॉर आइसिंग, सी इज फॉर कंप्रेशन एंड ई इज फॉर एलिवेशन। क्या आपने उस स्पेसिफिक एरिया को एलिवेट करना है। एक्सक्यूज मैम, अभी जो आपने फ्रैक्चर के बारे में बताया था मैम, एक बार फिर बता दीजिएगा मैम, एक्सटेंसर वगैरह पे, या अभी आपने जो बताया था स्ट्रेचिंग का मैंने बताया था कि स्ट्रेचिंग जो होता है उसका नॉर्मल जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि स्ट्रेचिंग हमेशा ऑपोजिट टू मसल एक्शन होती है, कि अगर फ्लेक्सर है तो वो एक्सटेंशन में स्ट्रेच होगा, अगर एक्सटेंसर है तो वो फ्लेक्शन में स्ट्रेच होगा। तो हमने बात की थी कि जो हमारा लैटरल एपिकॉन्डाइल है वहां से कॉमनली एक्सटेंसर ओरिजिनेट होते हैं और जो हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है वहां से हमारे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिनेट होते हैं। तो अगर आपने चेक करना हो कि इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन में जब भी हमारा मसल स्ट्रेच होता है उसको पेन होता है। तो अगर हमने लैटरल एपिकॉन्डाइल के लिए चेक करना है तो हम क्या करेंगे, रिस्ट पे और एल्बो के ऊपर सॉरी रिस्ट पे और फिंगर्स के ऊपर हम फ्लेक्शन को ऐड करेंगे ताकि हमारे जो एक्सटेंसर्स हैं वो स्ट्रेच हों। तो अगर हमारे ये मूवमेंट करने से, जबकि हमारा फोरआर्म प्रोनेटेड है और हमारा फिंगर और रिस्ट फ्लेक्स्ड है, अगर ये करने से हमारे लैटरल एपिकॉन्डाइल पे पेन आए तो इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव हो गया है, पेशेंट को लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस है। अगर हमारे फोरआर्म को सुपिनेशन करने से और रिस्ट और फिंगर को एक्सटेंड करने से पेन आता है मीडियल साइड पे, तो हम कहते हैं कि मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस जो है वो पॉजिटिव है, कि पेशेंट को है वो। ठीक है, यस मैम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कुछ पूछना है किसी ने? मैम मेरा क्वेश्चन ना शोल्डर से रिलेटेड था, मैं लास्ट टाइम लेक्चर ले सकी थी मैम। कि लोगों के शोल्डर वो डिसलोकेट हो जाते हैं और वो खुद ही चढ़ा लेते हैं, कहते हैं हमारा जोड़ लेंगे, तो मैम वो कैसे करते हैं? शोल्डर वाला क्वेश्चन। खुद ही बेटा शोल्डर जॉइंट और हमारा जो ये जो एल्बो जॉइंट है इनकी रिलोकेशन जो है वो आपको नेट से वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ये इजीली रिलोकेट हो जाते हैं दोबारा। और लेकिन उस केस में अगर इनके सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, जैसे एक होती है सबलक्सेशन, ठीक है, अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई तो आप दोबारा से रिलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसलोकेशन भी है, साथ में फ्रैक्चर भी है या बाकी चीज़ें भी हैं, फिर आप रिलोकेट नहीं करते, फिर पहले आप फ्रैक्चर की फिक्सेशन होती है वो फिर सारा जो है ना ऑर्थोपेडिशन करते हैं। अगर सिर्फ कंधा उतरा है तो वो दोबारा चढ़ाया जा सकता है, रिलोकेशन जो है वो हर जॉइंट की पॉसिबल है। ठीक है, वो इजीली अवेलेबल होती है, आप नेट पे देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैम लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 और उसके जी जी मैं अभी जो आपने प्राइस के बारे में बताया था, तो मैम ये सिर्फ लेटरल और जो मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस जब होगा तब मैम हम ये फिनोमेना करेंगे कि जब भी हर डिसलोकेशन एक्यूट होगी इंजरी पे, हर एक्यूट इंजरी पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं प्राइस थेरेपी, हर एक्यूट इंजरी पे। ओके मैम।
जी जो आपका लेक्चर नंबर 5 था उसकी रिकॉर्डिंग और पीपीटी जो है वो अपडेटेड है एलएमएस पे, मैंने थोड़ी देर पहले ही की है। ठीक है, ओके मैम। उसकी रिकॉर्डिंग भी और उसका जो क्या कहते हैं जो उसकी पीपीटी है वो भी। इसके अलावा कुछ? नो मैम। सबको क्लियर है आज वाला लेक्चर? यस। यस और मैम। सबको समझ आ गई है ना क्विज की? कि क्विज जो है आपका वो सैटरडे को होगा, 5% है उसकी, और आपके जो अभी तक के हमने लेक्चर्स पढ़े हैं फर्स्ट 5 वो हैं, और एमसीक्यू बेस्ड है। 10 to 15 एमसीक्यूज होंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी कि 10 है या 15 है, और आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, LMS पे होगा टाइमिंग क्या होगी? बेटा 7 बजे ओके सैटरडे मैम। 7। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। एंड कर दूं मीटिंग? यस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज, मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज।